Hello guys, my name is Amita Pawar and I have qualified GRF in December 24 and currently I am pursuing PhD. So this is a trial lecture for the people who want to study international law for the UGC NET exam. So पैटर्न क्या है हमारे इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। पहले देखो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते थे, वेरी बेसिक क्वेश्चंस आते थे, बट राइट नाउ दे आर मोस्टली आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द कन्वेंशंस। अभी तुम्हें व्हेन यू विल डिस्कस द पेपर विद मी, जब एक बार डिस्कस कर लोगे तो पता चलेगा कि कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंटरनेशनल लॉ का। उसके बाद मैं आई विल टेल यू द ट्रिक कि हाउ यू कैन लाइक कि मेक अ लिस्ट ऑफ कन्वेंशन एंड प्रिपेयर फॉर द केसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा हमारा इंटरनेशनल लॉ का वो कन्वेंशन एंड केसेस ओनली है, नथिंग एल्स। ओके, और भी चीजें हैं बट दैट आर टू बेसिक, है ना। वो जो आपको एक बार रीड करोगे थ्योरी आपको पता चल जाएगा, पर आपको फोकस और रिवीजन कहाँ पे करना है, कन्वेंशंस में और केसेस में। तो अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऐड करना है हमें कि हमें फोकस कहाँ पे करना है, कन्वेंशन और केसेस में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। देखो दे आर आस्किंग द राइट टू लाइफ कहाँ पे मेंशन है, इन विच इंस्ट्रूमेंट, है ना, एंड दे आर गिविंग यू द स्पेसिफिक आर्टिकल्स। सो हाउ यू आर सपोज टू नो, आपको कैसे पता होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या यही हमें नहीं याद हो पाता है कहाँ पे क्या गिवन है, एंड दे आर गिविंग यू द इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट आपको स्पेसिफिकली बताना है राइट टू लाइफ कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे व्हेन यू विल प्रैक्टिस, सिलेबस एक बार हो जाएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा इजिली कि यूडीएचआर तो जो है हमारा, इट इज टॉकिंग अबाउट द बेसिक राइट्स एंड राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द बेसिक राइट। तो यहाँ पे तो हमारा होने ही वाला है ना, ऑप्शन ए इज फॉर श्योर कि ऑप्शन ए तो आंसर में है। तो यू कैन एलिमिनेट द अदर ऑप्शंस। ओके, आई हैव एलिमिनेटेड इट। उसके बाद यू हैव टू डिसाइड बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी में से क्या है, जब कन्वेंशन हम एक बार कर लेंगे ना, जब कन्वेंशन विद डेट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स व्हेन वी विल कवर थ्रू द लेक्चर्स, तो हमें पता चलेगा इवन इन द बिगिनिंग कि आईसीसीपीआर सबको पता है अभी भी, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन, है ना, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, एंड राइट टू लाइफ इज क्लोजली रिलेटेड टू हमारा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ये बहुत स्मार्टली आंसर हो सकता था, आपको आता है एग्जाम में, नहीं आता है, आप अगर अपना ब्रेन यूज करोगे ये स्मार्ट आंसर है ना। यहाँ पे होता है कि आपको आंसर नहीं पता है बट यू रीच द आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ यू हैव टू डू लाइक कवर सच थिंग्स, कि यहाँ पे तो चलो इजी था राइट टू लाइफ, है ना। व्हाट इफ दे आर आस्किंग अदर क्वेश्चंस, तो उसके लिए देखो क्या करना है अभी फ्रॉम द लाइक बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेशनल लॉ आई एम टेलिंग यू टू डू टू थिंग्स, है ना। आपको दो चीज साथ के साथ कवर करनी है। क्या करना है आपको, देखो एक आपको लिस्ट ऑफ कन्वेंशंस बनाना है, एक आपको A4 शीट लेनी है ना, और वो आपका LOC 1 होगा। LOC 1 क्या है, मेरा ये लिस्ट ऑफ कन्वेंशन है। वट एवर आई विल स्टडी, मैं कोई सा भी कन्वेंशन करूंगी मैं अपनी लिस्ट में ऐड करती रहूंगी 1 2 3 4 करते करते, है ना। जैसे मैंने आज पढ़ा UDHR, आज मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया ओनली इतना। उसके बाद अगर आर्टिकल 3 कर लिया है तो राइट टू लाइफ छोटा सा लिख लो, है ना, एड ऑन कर लो। उसके बाद यू हैव डन ICCPR 1966, है ना। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, ICCPR 1966। तो ऐसे क्या होगा कि थ्रू द PYQs, थ्रू द कोर्स आपके पास एक लिस्ट होगी जिसको आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अभी पता चलेगा कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस, है ना। तो कन्वेंशन के लिए समझ में आया नवनीत एंड रेणु का क्या करना है, जो क्लास में हो रहा है ना, क्लास में जो भी कन्वेंशंस वी आर डूइंग, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड प्लीज बता दो ये समझ में आ रहा है कि कन्वेंशंस के लिए हाउ वी हैव टू डू, यस मैम। है ना। कन्वेंशन का अपना लिस्ट बना के चलो, मेरे पास मेरा लिस्ट है, आई विल सेंड यू, जो रह जाएगा वो कवर कर लेना, पर ये तुम्हारा एग्जाम है, आई वांट कि तुम प्रिपेयर करो, तुम्हारी लिस्ट होनी चाहिए। तो LOC 1 आज ही बना लो, देखना इस LOC में आज के आज 12 तुम्हारे पास कन्वेंशन होंगी, और 12 कन्वेंशन विद ईयर, 5 बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। याद करने का तरीका भी बताऊंगी कैसे लॉन्ग टाइम में आप इसको याद रख सकते हो। अभी तो 12 देख के इजी लगेगा, बट एट द एंड 3 महीने बाद
कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव लॉ, इतने हजार सब्जेक्ट्स हैं, यही चीजें दिमाग से गायब हो जाएंगी। तो उसके लिए भी आई विल टेल यू द ट्रिक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन हमारा सिलेबस में है। एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था दिसंबर में, तो असाइलम से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन आया था। हम जब सिलेबस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, जस्ट टेलिंग यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्राडिशन क्या है, इससे रिलेटेड केसेस, तो ये चारों जो है लैंडमार्क केसेस हैं एक्स्ट्राडिशन के। जब हम एक्स्ट्राडिशन वी विल डिस्कस, तो वी विल सी कि दीज आर द 4 लैंडमार्क केसेस। एंड ये वाला जो केस है देखो 35 to 40 केसेस यू हैव टू डू इन द इंटरनेशनल लॉ। इतने केसेस आपको, लैंडमार्क केसेस टू द पॉइंट पता होने चाहिए, आपसे फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको बस नाम पता होना चाहिए एंड द प्रिंसिपल इवॉल्व इन दैट केस, है ना। तो यहाँ पे देखो पकीत हबाना केस जो है हमारा इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का केस है ना, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का। तो यहां से भी यू कैन एलिमिनेट ई वाला, तो बहुत इजीली आप ये भी आंसर कर सकते थे। अब आप सेकेंड ड्यूटी क्या हो गई, LOC 2 बनाना है अब हमें, है ना। LOC 2, LOC 2 क्या है हमारा, लिस्ट ऑफ केसेस। पहला हमारा लिस्ट ऑफ कन्वेंशंस था, अब हमारा है लिस्ट ऑफ केसेस। अब देखोगे आउट ऑफ 35 आज आपके यू हैव डन 5 केसेस ऑलरेडी। कैसे, आपको पता चल गया ये चारों केसेस मेरे एक्स्ट्राडिशन के हैं। यू विल राइट डाउन इन योर लिस्ट ऑफ केसेस एक्स्ट्राडिशन एंड चारों केसेस मेंशन कर लो, सरवारकर केस, अबू सलेम केस, कैस्टियोनी केस, म्यूनियर केस, है ना। आपने कर लिया एक्स्ट्राडिशन के 4 केसेस। तो आउट ऑफ अब आपके कितने 35 या 40 में से माइनस कर लो, 5 केसेस ऑलरेडी डन। उसके बाद 5th केस आपने क्या किया, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का, द पकीत हबाना केस, है ना। जब हम लिस्ट करेंगे केसेस की तब भी ये देखेंगे, पर अभी के लिए आपके पास एक लिस्ट है जहां पे आपके 5 केसेस आर डन, आपके 5 केसेस आर डन फॉर योर एग्जाम। उसके बाद देखो अगेन देयर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द कन्वेंशन, अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशन इन क्रोनोलॉजी। तो अगेन कन्वेंशन के लिए मैंने क्या बताया, अपना LOC 1 जाओ एंड अपडेट इन योर लिस्ट की 5 कन्वेंशन ये रही विद डेट, लिख लो। तो 5 कन्वेंशन और हो गई, पहले तुमने 2 करी थी, अब 5 आज और कर ली, है ना। तो यू आर यूजिंग द PYQs की बेस्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब निचोड़ रहे हो तुम PYQ से कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो 5 कन्वेंशन तुमने और एड ऑन कर ली। उसके बाद अगेन द वेरी इजी क्वेश्चन, ग्लोबल जस्टिस, है ना, UN ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द ग्लोबल जस्टिस। नहीं भी पता, जस्टिस से जस्टिस मैच कर लो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। ICJ वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डू द UN चार्टर। ICJ का अपना स्टैट्यूट है, वो भी हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहां से उठा के पढ़ने हमें, क्योंकि दे आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जाम। उसके बाद देखो हमें पता है ये गैट नेगोशिएशंस हर साल पूछा जाता है, हर साल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 8 राउंड्स हुए थे, है ना, 8 राउंड्स हुए थे। उसके बाद हमारा क्या आया था, WTO आया था। 8 राउंड्स हुए थे उसके बाद, तो वही यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछ ले कि जो 8 राउंड्स हुए थे ना, कहाँ पे क्रोनोलॉजी में लगाओ कि सबसे पहले कहाँ पे हुआ। गैट को रिप्लेस किया था WTO ने थ्रू द 8 राउंड, है ना। लास्ट राउंड उरुग्वे राउंड सबने पढ़ा है, ये रटा रटाया क्वेश्चन है, नहीं भी पढ़ा वी विल कवर इन द सिलेबस। जस्ट मेकिंग यू राइट डाउन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, है ना। तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर अगेन द जेनेवा कन्वेंशन हमारा IHL का पार्ट है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। यहाँ पे हमें हेग पढ़ना है, हेग कन्वेंशन पढ़नी है और 4 जिनेवा कन्वेंशन पढ़नी है। उसमें से मिनी कन्वेंशन किसको बोला गया, व्हेन यू विल रीड द होल 4 कन्वेंशन आपको पता होगा कि आर्टिकल 3 इज द मोस्ट, आर्टिकल 3 इज द कॉमन टू ऑल द 4 जिनेवा कन्वेंशन। तो वहां से हमारा मिनी कन्वेंशन हमें पता चल गया आर्टिकल 3 है। उसके बाद अगेन ऑथर एंड बुक्स, ये 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में कि ऑथर और बुक, ये जूरिस्प्रूडेंस में आता है, इंटरनेशनल लॉ की बुक्स पूछी जाती हैं। तो इसके करने का एक ट्रिक है, इसको लर्न करने का, कि मेक द लिस्ट, अपनी एक लिस्ट बना लो, क्योंकि बुक्स रिपीट होती हैं। जो 5
8 सालों में पूछी गई हैं बाय द एनटीए, उन्हीं की लिस्ट बना लो। एक भी बुक मैच हो गई इन द एग्जाम, एक भी आ गया उस लिस्ट में से, रिपीट हो गया और आपने मैच कर दिया, क्योंकि ऑप्शंस इस अकॉर्डिंग होते हैं दैट यू कैन आंसर इजिली। आपको एक का भी आंसर पता है, यू कैन आंसर इजिली। तो अपनी आज एक थर्ड लिस्ट बनानी है जहां पे हमें बुक्स एंड ऑथर लिखने हैं, जितने भी हम पीवाईक्यू। एट द एंड आई विल गिव यू द लिस्ट, मैंने जो प्रिपेयर की थी अपने लिए। अभी के लिए आप भी अपनी एक लिस्ट बनाते चलो। तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ऑथर एंड बुक्स वाला। उसके बाद देखो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ की बेसिक डेफिनेशंस, है ना। इंटरनेशनल लॉ की बेसिक डेफिनेशन दे दी है कि इट इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस विच आर बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर। अब देखो कोई भी डेफिनेशन है ना, क्लास में इफ देयर आर 8 पीपल एंड आई गिव देम द 8 डेफिनेट कि सब मुझे लॉ की डेफिनेशन दो, सबकी 8 अलग अलग डेफिनेशन होगी, है ना। एनटीए क्या कर रहा है, वैसे ही इंटरनेशनल लॉ की जो इतनी सारी डेफिनेशंस दी है अलग अलग जूरिस्ट ने, उनको उठा के आपसे पूछ रहा है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो वी विल कवर दिस टॉपिक इन टुडेज क्लास। तो हम ये करते हैं अभी विद ट्रिक, मैंने समझाया है कि कैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अगेन बुक्स एंड ऑथर, मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनानी है। देखो 2 क्वेश्चंस दिख गए आपको इन द एग्जाम फ्रॉम द बुक्स एंड ऑथर। ये वाला जो बुक है ना, एमिली क्रॉफर्ड का बुक, मोस्टली पूछा जाता है, मोस्टली ये रिपीटेड है। तभी मैं क्या कह रही हूँ कि मेक अ लिस्ट रिपीट होता ही होता है। ये फेमस बुक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एमिली क्रॉफर्ड की। उसके बाद देखो अगेन 10th क्वेश्चन क्या था कि आपसे बेसिक जो टर्म्स है उनका मीनिंग पूछा हुआ। बेसिक, वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। ये तो सबको ही पता होगा, पैक्टस एंड सर्वेंडा। आई गेस नवनीत यू नो दिस। एम आई ऑडिबल Yes, ma'am. नवनीत? Yes, ma'am. ये तो वेरी बेसिक है ना, जस्ट सी द लेवल ऑफ एग्जाम, द लेवल ऑफ क्वेश्चन, है ना। वेरी बेसिक क्वेश्चन सबको पता है, पैक्टस एंड सर्वेंडा। नहीं भी पता है डोंट वरी, वी विल डिस्कस दिस। पर once you will get through the class you will get to know कि इतना easy question how can they ask, इतना easy question कैसे पूछ सकते हैं, but still they are asking। उसके बाद यूएन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, अगेन डेट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि डेट्स पूछी जा रही हैं आपसे। लैंडमार्क केस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी, नोटेबॉम्स केस, लाइनस्टीन वर्सेस ग्यूटरमाला, है ना। ये लैंडमार्क केस है और इकलौता केस है जो लास्ट 2 सालों से रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मेरे टाइम में भी आया था, दिसंबर में भी पूछा गया, जून में भी पूछा गया। आज ही इसको रट लो, एन से नेशनैलिटी, एन से नोटेबॉम, एन से नेशनैलिटी, एन से नोटेबॉम, लाइनस्टीन वर्सेस ग्यूटरमाला 1955 का केस। तो आज अपनी लिस्ट ऑफ केसेस में देखोगे ना, जब LOC 2 को देखोगे, अगर साथ के साथ बना ली लिस्ट आफ्टर द क्लास, यू विल सी 4 cases of extradition you have done, 1 case of international customary law, the Pakit Habana case, and one case related to the nationality, है ना। आज तुमने out of 35 to 40 you have covered the 6 cases। तुम्हारे 6 cases already done है। you have to revise this। हो गए 6 cases आपके। इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछते, या तो केसेस पूछेंगे, और इस बार क्रोनोलॉजी नहीं पूछी गई थी, केसेस की क्रोनोलॉजी पूछते हैं। तो वो हम देखते हैं कैसे कवर करना है। अभी के लिए लिस्ट ऑफ केसेस में आपके आज 6 केसेस एड ऑन हो जाने चाहिए। दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर इंटरनेशनल लॉ। Again, see the convention based questions, biological weapon act, conventional weapons act, chemical weapons convention, Ottawa convention। again मैंने chronology में लगा दिया है, you have to add this in your LOC 1, है ना। चारों convention बस नाम लिख लो अपनी लिस्ट में। उसके बाद एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, ये क्वेश्चन आया था। एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन नॉन रिकग्निशन से रिलेटेड है, और ये जो है मैक्सिको, एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे जेनरो एस्ट्राडा ऑफ मैक्सिको, उनके नाम पे ये डॉक्ट्रिन थी। तो एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू मैक्सिको। तो एट द एंड देखो मैंने इतनी फटाफट जो कवर किया है उससे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आपको कन्वेंशंस पे कमांड होनी चाहिए। वाई? 4 क्वेश्चंस आपको दिख गए कन्वेंशन से आउट ऑफ 14, है ना।
आपको 2 केसेस बेस्ड क्वेश्चंस दिख गए, तो आपको केसेस कवर करने हैं। उसके बाद आपने क्या देखा, बुक्स एंड ऑथर, ये जूरिस्प्रूडेंस का भी पार्ट हो सकता है। उसके बाद 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन की बेसिक नॉलेज से पूछ रहे हैं ना, कि ये टर्म का मतलब क्या है, वॉट एवर, है ना, बेसिक, वेरी बेसिक। उसके बाद हमारा था 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या था, डेट, है ना, डेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये देखो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर योर एग्जाम। फॉर द कन्वेंशन एंड केसेस मैंने आपको बता दी स्ट्रेटेजी, 5 to 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ, फ्रॉम द कन्वेंशन एंड केसेस। ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने मिनिमम की बात की है 5 से 6। तो देख लो आप अगर आउट ऑफ 14 अगर आप 13 कर लेते हो, 13 क्वेश्चंस यू डू, आपके 26 मार्क्स आर देयर ओनली फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ, और बहुत बेसिक, बहुत इजी, जो किया जा सकता है प्रिपेयर, है ना। बस मुझे लगता है कि IHL थोड़ा ऐसा है कि इस पे मुझे थोड़ा सा स्किप करने का होता है, कि इस पे इतना फोकस मत करो, इक्का दुक्का दिखेगा, जस्ट लीव इट, आप सब नहीं कर सकते एग्जाम में। पर बाकी सारे क्वेश्चंस यू कैन डू। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाली कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन्स, कन्वेंशनल वेपन्स, ये IHL वाली है, ये IHL की है ना। नॉट पॉसिबल कि आप सारी कन्वेंशन कर लो, पर एग्जाम में पता है क्या हेल्प करता है, what helps you in the exam, even if you don't know the answer, आपको आंसर नहीं पता है नवनीत एंड रेनू, बट यू कैन रीच द आंसर, लाइक कि अच्छा ये तो नहीं होगा, है ना। देखो क्रोनोलॉजी में से मान लो ABC में कुछ भी दिया हुआ है, अगर आपको 2 कन्वेंशन भी पता है कि ये पहले आई थी और ये बाद में आई थी, है ना, तो आपको पता है कि कोई जिन ऑप्शंस में D के बाद C दिख रहा है, दैट इज द करेक्ट, है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर, जहां पे D के बाद C दिख रहा है। तो आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ा लेते हो टू रीच द करेक्ट आंसर, जहां पे कंफ्यूजन होती है, इवन इफ यू नो ओनली 2 ऑप्शंस, है ना, आपको 2 ही पता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो मेरे नोट्स में है आपको वही मिलने वाला है एग्जाम में, ये मैं फर्स्ट डे पे ही क्लियर कर दूं। बट हाँ, अगर मेरा नोट्स से पढ़ लिया एंड वॉट एवर आई हैव सेड कि दिस इज द इम्पोर्टेंट, तो एग्जाम में एलिमिनेट करके आंसर कराओ, पता होगा कि ये तो आंसर फॉर श्योर नहीं है। डेफिनेशन देखी, पता होगा ये तो 12 डेफिनेशन क्लास में की थी, उसमें से 2 तो ऑथर दिख ही जाएंगे, अरे ये तो क्लास में किया था, ये तो ओपेनहाइम की बात है, ओपेनहाइम तो आंसर में नहीं है ना। तो दिस इज हाउ यू विल रीच द आंसर। तो हमने अभी पेपर पैटर्न देख लिया रिसेंटली, जून 2025 का, सेम दिसंबर में ही ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे। नाउ कमिंग टू द हमारा बेसिक, है ना, वी आर स्टार्टिंग। प्लीज थम्स अप कर दो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सब क्लियर हो रहा है साथ के साथ, प्लीज थम्स अप। नवनीत क्लास में हो और मैम सो मैं गए? क्लास में हूँ बट आई डोंट नो कि थम्स अप कहाँ से होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तुम माइक ऑन करके बोल सकते हो, ओके, नो वरीज। तो देखो यहाँ तक हमें पता चल गया कि अब मुझे कहीं कन्वेंशन दिख गया, जब भी हम क्लास कर रहे हैं, अगर मुझे कोई कन्वेंशन दिखा, कोई मुझे केस दिखा, मुझे अपनी A4 शीट में आज के आज नोट डाउन करना है। इसलिए आप, ये मेरा पर्पस था टू सॉल्व द पेपर फर्स्ट, सो दैट व्हेन वी आर डूइंग द सिलेबस यू मस्ट नॉट फील लाइक कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी जब हम करेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वहां पे हम वियना कन्वेंशन पूरा पढ़ने की कोशिश, मतलब मैक्सिमम 20 से 25 आर्टिकल हमें वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज पढ़ना है। तो वहां से यू विल बी लाइक कि अरे वियना ट्रीटीज क्यों करें, नहीं, वियना ट्रीटीज से क्वेश्चन आ रहे, तो आप वो क्लूलेस ना फील करो, इसलिए मैंने आपको पेपर शो किया। उसके बाद देखो, स्टार्टिंग विद द इंटरनेशनल लॉ, द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल लॉ, डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा है कि इंटरनेशनल लॉ, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज नथिंग बट द ग्लोबल लेवल पे जो लॉ है ना, जो कंट्रीज को, जो सॉवरेन स्टेट्स को, है ना, उनको रेगुलेट कर रहा है, पीस मेंटेन कर रहा है, बेसिकली दैट इज इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ना इंडिया हमारे लॉज मानने, सॉरी पाकिस्तान हमारे लॉज मानेगा, ना हम पाकिस्तान के मानेंगे, तो ये बीच का रास्ता है कि भैया
पीस को मेंटेन करने के लिए हम जो है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे. और वी विल सी दिस इन थ्योरी ऑल्सो, है ना. देयर आर थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ जहाँ पे ये बात बोली गई है कि हाउ स्टेट्स आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल लॉ टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स. Now moving on to the stories begins with the Hugo Grotius, है ना. Hugo Grotius is called the father of international law. हमने रट लिया father of international law है, okay. But story begins with not with the international law, with the word law of nation. Story कहाँ से start होती है international law की? law of nation से होती. किसने ये word दिया था? किसने who gave this term the law of nation? From where the story begin? The law of nations was given by Hugo Grotius, है ना. Type of question asked in exam, PYQ. Who gave the term law of nations? Who gave the term international law? International law किसने दिया था? Anyone know? माइक ऑन करके बोल सकते हो. इंटरनेशनल लॉ किसने दिया था? लॉ ऑफ नेशंस अगर ह्यूगो ग्रोटियस, देन इंटरनेशनल लॉ बेंथम. दिसंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 24 का क्वेश्चन है. अंडरस्टैंड 1780 में ये इन्होंने डेफिनेशन वर्ड दिया था इंटरनेशनल लॉ. लेकिन ये जो लॉ ऑफ नेशन से इंटरनेशनल लॉ की जो जर्नी है ना, हमको बीच का थोड़ा सा कवर करना है कि हम लॉ ऑफ नेशन से इंटरनेशनल लॉ कैसे पहुंचे, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ द ग्रोटियस रीच द लॉ ऑफ नेशंस. So first of all, he is known as the father of international law. Okay. So according to Hugo Grotius, he was from the natural law school. We will cover this when we are doing the jurisprudence. But for right now, just know that Hugo Grotius was from the natural law school, and he said that law जो होता है या तो exist करता है, it exists in the nature, है ना, by itself, या फिर उसको बनाया जाता है, that is positive law, है ना. Either it exists in the nature, है ना, आप हो या नहीं हो law है वहां पे, तो that is the नेचुरल लॉ. एंड अगेन द पॉजिटिव लॉ दैट इज मेड बाय समथिंग, है ना, जिसको बनाया जा रहा है. नेचर में नहीं, ये हमने बनाया है. अगर गॉड ने बनाया है तो डिवाइन लॉ बोल दिया. एंड अगर ह्यूमन ने बनाया है फॉर अनदर ह्यूमन, तो दैट इज ह्यूमन लॉ. And further, he divided the human law into the law of nations that is regulating the nations, है ना. जो nations के बाहर, nation की टेरिटरी के बाहर, ये इंडिया है, इसकी टेरिटरी के बाहर द लॉ इज रेगुलेटिंग, है ना, वो है हमारा लॉ ऑफ नेशंस. एंड जो टेरिटरी के अंदर है दैट इज द म्युनिसिपल लॉ. सिंपल सी बात है. देयर इज नेचुरल लॉ एंड अ पॉजिटिव लॉ. पॉजिटिव लॉ जिसको बनाया गया है. Who made? If the God law is made by the God, it is called divine law. अगर law को बनाया human ने, तो it is human law. Further, human law into law of nations and municipal law. Done. यहाँ से हमारा law of nation आया. Hugo Grotius. Hugo Grotius is the father of international law. Then now coming to the evolution point. अब एक क्वेश्चन आया था, jurisprudence का क्वेश्चन था कि जूरिस्प्रूडेंस में कहाँ से उसका इवोल्यूशन हुआ है ना. ये क्वेश्चन था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. तो हम थोड़ा इंटरनेशनल लॉ का भी पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर. आपको याद रखना है रोमन एम्पायर, है ना. ये रीसेंट क्वेश्चन था जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड. उसके बाद देयर वाज अ वर्ड जस्ट जेनिटम, है ना. अभी के टाइम में इट इज द सिनोनिम ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. इट मींस द सेम एज द इंटरनेशनल लॉ. बट अर्लियर जस्ट जेनिटम क्या होता था कि जो रोम कंट्री थी ना, रोम कंट्री थी, ये मान लो रोम है, रोम में फॉरेनर्स भी है और रोमन सिटीजन्स भी है. ओके. तो देयर वाज स्पेशल लॉ दैट यूज्ड टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन अ फॉरेनर एंड द सिटीजन ऑफ रोम, है ना. उसको ही जस्ट जेनिटम कहते थे. अब इसका जब स्कोप एक्सपेंड हुआ है ना, इंटरनेशनल लॉ का डेवलपमेंट हुआ, तो ये जस्ट जेनिटम ही जो रेगुलेट कर रहा है रिलेशन बिटवीन द टू फॉरेन स्टेट्स, वो हमारा इंटरनेशनल लॉ बन गया. तो सिंपली जस्ट जेनिटम पीवाईक्यू आया हुआ है कि जस्ट जेनिटम का मीनिंग क्या है. इट इज द इंटरनेशनल लॉ ओनली, है ना. यहाँ पे कहानी लिख दी है रीड ओनली, बट रीड करना है बस. इतना जो याद रखने वाला पार्ट था बता दिया. जस्ट जेनिटम होता क्या था. इट डिफाइंस एंड गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेनर्स एंड रोमन सिटीजन्स एंड स्टेटस ऑफ फॉरेनर्स लिविंग इन रोम.
Now, later on, the concept of natural law helped in widening the scope of international law. Okay, देखो natural law ने कैसे किया, जब हम इसको analytical school से compare करेंगे ना, then we will realize कि natural law कितना supportive था. वो it used to consider international law as law, है ना. वो मानता था कि ये लॉ है, तभी उसका डेवलपमेंट हुआ. एनालिटिकल वाले आएंगे, देखना वो क्या कबाड़ा कर देंगे इंटरनेशनल लॉ का. फॉर राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, थ्रू द नेचुरल लॉ स्कूल. बेंथम जो था, देखो पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है. बेंथम यूज द वर्ड इंटरनेशनल लॉ इन 1780. हमें ये याद रखना है, ये दिसंबर का ही रिसेंट क्वेश्चन है. वेरी इजी क्वेश्चन, और रिपीट होते हैं. इजी क्वेश्चन यू विल सी अगेन एंड अगेन. उसके बाद अब आते हैं डेफिनेशंस पे. अब डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट हैव अ लुक, डेफिनेशन कहाँ पे पूछी गई है. ये देखो, यहाँ पे एक डेफिनेशन का क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन दी गई थी, एंड दे सिंपली आस्क्ड कि हु गेव दिस डेफिनेशन, है ना. सो फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमें ये डेफिनेशंस याद करनी है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 8 लोग होंगे, 8 डेफिनेशंस उठा के दे देंगे लॉ की, ठीक है. लेकिन हमें क्या है, हमें फॉर इंटरनेशनल लॉ हमें भी ऐसे ही वो 8 की 8 डेफिनेशन या 10 की 10, वॉट एवर बी द नंबर, हमें वो याद रखना है. अब मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताती हूँ कि याद करने का तरीका. देखो, जो पहले वाले जूरिस्ट थे, दे यूज्ड टू से कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स ना बहुत कौन है. इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स कौन है, केवल और केवल स्टेट, है ना. ओनली स्टेट, यानी कि इंटरनेशनल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेट. जो न्यू वाले आए, न्यू जूरिस्ट आए, है ना, मॉडर्न थिंकर्स आए, दे सेड कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट इज नॉट लिमिटेड टू स्टेट्स. अब जो है इंटरनेशनल लॉ स्टेट पे भी अप्लाई हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अप्लाई हो रहा है, और इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई हो रहा है. तो स्टार्टिंग के जो तुम 8-9 डेफिनेशंस देखोगे, यू विल सी कि दे आर सेइंग दैट लॉ है, कस्टम है, कन्वेंशन है, व्हाटएवर, है ना. सिंपल भाषा में एक लॉ है जो स्टेट्स पे अप्लाई हो रहा है. सबने वर्ड्स अलग अलग यूज कर दिए, और हमें उन वर्ड्स को ही पकड़ के बैठना है. क्यों? क्योंकि एनटीए हमसे पूछने वाला है. तो हमें ये वर्ड्स ही याद रखने कि ओपेनहाइम ने क्या वर्ड्स यूज किए, है ना. व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड बाय ओपेनहाइम टू describe the international law. He said it is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding upon the civilized state. उसने सिंपल बोला कि इंटरनेशनल लॉ के कस्टम है, कन्वेंशन से, कस्टम और कन्वेंशन से मिलके बना है, जो किस पे बाइंडिंग है, सिविलाइज स्टेट पे, है ना. अब इसने क्या किया, अपनी बहुत लिमिटेड डेफिनेशन दे दी. स्टेट में इसने बोला कि अगर मान लो 196 नेशंस हैं, 196 स्टेट्स हैं, है ना, फॉरेन नेशंस, तो आउट ऑफ दोज 196 ओनली द सिविलाइज स्टेट्स, है ना. सिविलाइज स्टेट जो क्रिश्चियनिटी को मानते थे पहले के टाइम में, उनको सिविलाइज स्टेट बोला जाता था. कि मान लो कि आउट ऑफ 196 ओनली 100 आर फॉलोइंग द क्रिश्चियनिटी. तो ही सेड कि केवल उन पे ही ये कन्वेंशन और कस्टमरी रूल्स अप्लाई हो रहे. तो अंडरस्टैंड, ओपेनहाइम को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि भाई हाउ कैन यू यूज द वर्ड सिविलाइज्ड, है ना. अब ये स्टोरी बताने का रीजन क्या है, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू इन द एग्जाम. स्टोरी बताने का रीजन क्या है, आपको याद रहे कि अच्छा ओपेनहाइम वही है जिसने सिविलाइज स्टेट बोला था, है ना, इसलिए ये स्टोरी बताई है. तो ओपेनहाइम ने सिविलाइज स्टेट के साथ कस्टम एंड कन्वेंशन यूज किया. अब ट्रिक क्या है, सिविलाइज स्टेट में कस्टम्स एंड कन्वेंशन ओपन है. ओपन से हमारा ओपेनहाइम, है ना. ओपन से हमारा क्या होता है, ओपेनहाइम. तो सिविलाइज स्टेट में कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ओपन है. हमें ये याद रखना है. जहां क्वेश्चन में दिखा सिविलाइज स्टेट, कस्टम, कन्वेंशन, मार दो आंसर ओपेनहाइम. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो कि ओपेनहाइम आंसर नहीं है, तुम्हें कुछ और वर्ड्स दिख रहे हैं, पर ओपेनहाइम तुम्हें ऑप्शन में दिख गया, है ना. कोई और डेफिनेशन आई, मान लो ब्रायरली की डेफिनेशन आ गई, तुम्हें ओपेनहाइम दिख गया. नाउ यू नो कि दिस इज नॉट द आंसर, तो यू विल एलिमिनेट, है ना. अगर आपको 12 डेफिनेशन या 14 डेफिनेशन आती है एग्जाम में, इट इज पॉसिबल कि वो 12 की 13 ना आए, है ना. इट इज पॉसिबल, क्योंकि बहुत डेफिनेशन है, आप कितना ही कवर करोगे. बट ये पक्का श्योर है कि उन 12-13 में से आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे एंड यू कैन रीच द आंसर इनडायरेक्टली. उसके बाद हमारा J.L. ब्रायरली आता है. ही सेड दैट लॉ ऑफ नेशंस, से
सेइंग द सेम थिंग, सब लोग सेम बात बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ नेशंस जो है बॉडी ऑफ रूल्स प्लस प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है विच आर बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज स्टेट, है ना। ये भी ओपेनहाइमर को ही फॉलो कर रहा है। इसने क्या बोला, रूल्स प्लस एक्शन की बात की। कोई रूल्स है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है जो बाइंडिंग है सिविलाइज स्टेट पे, है ना। इसने भी सेम बात बोली। अब याद क्या रखना है, रूल्स और एक्शन जहां दिखा आंसर इज ब्रायरली, एग्जाम में ब्रायरली आया था। बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस व्हिच आर बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज स्टेट, है ना। जून 25 की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या याद रखना है कि जहां पे एक्शन और रूल्स दिख गए तो याद करने की ट्रिक, बरेली एक सिविलाइज स्टेट है जिसके अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस हैं। ये हमारे याद करने की ट्रिक। बरेली से क्या हो गया, ब्रायरली। बरेली से क्या हो गया, ब्रायरली। जहां पे भी ब्रायरली आंसर होगा वहां पे रूल्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन यू विल सी। उसके बाद मूविंग ऑन टू द थर्ड डेफिनेशन। गाइस, आ रहा है, क्लियर हो रहा है? प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. है ना? Ma'am, after the class, we'll be getting these notes, right? हाँ हाँ, आफ्टर द क्लास यू विल गेट दीज नोट्स, है ना। आप देखो, चाहे तो यू कैन मेक योर ओन नोट्स लाइक वन पॉइंट वाले, है ना। जैसे Yes. मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इन योर नोट्स डायरेक्टली रूल प्लस प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, नथिंग एल्स। जस्ट एक पेज में अपना बना लो, रिवीजन के टाइम पे इजी हो जाता है ना। मेरे रीड करो, उसके बाद अपने वन या उसी में मेरे प्रिंट आउट लेके उसी में अपने ना पिंक कलर्ड पेन से अपने ऐड कर दो कि भाई व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू आर फोकसिंग ऑन दोज वर्ड्स ओनली। क्योंकि देखो इतना सारा रिवाइज करने के लिए है, तो अभी से ना सोच के चलना है कि एट द एंड मुझे कैसे प्लान करना है अपना रिवीजन। ओके मैम, देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट इसके बाद जैसे जो ये सारे नोट्स हैं ये सारे एग्जॉस्टिव हैं, मतलब अभी इसके बाद हमें और कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है? नो, नथिंग एल्स। उसके बाद देखो जो तुम्हारा रहता है ना, मैं साथ के साथ तुम्हें भेज दूंगी क्योंकि मैं भी क्वेश्चंस देखती रहती हूँ। अगर मुझे कोई और डेफिनेशन मिलती है, लाइक फॉर डेफिनेशन पोर्शन मेरे पास 7 और डेफिनेशन है जो मैंने निकाली हुई है ना, जो पूछी गई है। आई विल सेंड यू आफ्टर द क्लास, है ना, वो मिल जाएंगी। मेरे नोट्स के अलावा देखो क्या करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको सब चीजें हो जाएंगी। आप 90% कवर करोगे थ्रू द नोट्स, है ना। 10% जो इक्के दिक्के कंसेप्ट रह जाते हैं, व्हाट यू विल डू, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो फ्रॉम द डेफिनेशन, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपको 2-3 चीजें मिल जाती है, ऐड इन योर नोट्स, है ना। आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, रिवीजन भी हो गया, और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल गई। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, पर प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके मैम, थैंक यू। Okay. Now again the third definition is given by the Gray. He said that the law of nations or international law is the name of body of rules. Again saying the same thing. What you have to focus? The keyword here. The keyword is the conduct of states and in their intercourse with each other. Basically Gray का intercourse अगर कहीं दिख गया word, है ना, intercourse से you have to remember that it is Gray who talked that whenever the state in their conduct, है ना, they follow the international law. उसके बाद कमिंग टू द फेनविक, फेनविक क्या कहता है, अगेन इट इज द रूल्स एक्सेप्टेड बाय द जनरल कम्युनिटी ऑफ नेशंस एज डिफाइनिंग देयर राइट्स प्लस मैनर ऑफ प्रोसीजर। ही इज सिंपली सेइंग कि कोई ऐसे रूल्स हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय द जनरल कम्युनिटी, है ना, नेशंस ने मिलके उनको एक्सेप्ट कर लिया है, और वो रूल्स क्या बता रहे हैं, रूल्स आपको राइट्स भी बता रहे हैं प्लस आपको प्रोसीजर भी बता रहे हैं टू प्रोटेक्ट दोज राइट्स, है ना। आपको राइट्स प्लस प्रोसीजर जहां पे दिखा, द आंसर इज फेनविक, राइट्स एंड मैनर ऑफ प्रोसीजर। अब याद करने की ट्रिक, जनरल कम्युनिटी ऑफ नेशंस राइट के प्रोटेक्शन को फन मानते हैं। फन से हमारा कौन है, फेनविक। फन से क्या है हमारा, फेनविक। तो हमारा ये कवर हो गया, राइट एंड द मैनर ऑफ प्रोटेक्शन हमारा फेनविक ने दिया। ये भी देखो पीवाईक्यू ही है, पूछा गया है, ये डेफिनेशन पूछी गई है एग्जाम में। उसके बाद टॉस्टन गल की बारी आती है। ही सेड दैट इंटरनेशनल लॉ मींस द बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ व्हिच अप्लाई विद इन इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, है ना। आपको ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी ये याद रखना है, क्या, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी। तो टॉस्टन
टोटल इंटरनेशनल कम्युनिटी गर्ल्स की सोसाइटी है, TOT से टॉस्टन याद रखना है। तो यहाँ पे कीवर्ड है हमारा टोटल इंटरनेशनल कम्युनिटी। देखो यहाँ पे समझने वाला कुछ नहीं है, घुमा फिरा के दे ऑल आर सेइंग द सेम थिंग बाय यूजिंग द डिफरेंट वर्ड्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैठ के समझना है अच्छा ये क्या बोल, नहीं पूछ रहे आपसे एग्जाम में, बस कीवर्ड्स पे फोकस करो एंड मूव ऑन। उसके बाद स्टार्क आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। स्टार्क ने देखो एक और बात बोली थी, रेनू याद है पिछली क्लास में भी बताया था, हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। ये ना फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का, है ना, फेवरेट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। किसने बोला था? स्टार्क ने बोला था। स्टार्क ने बोला कि लॉ तो है, नो डाउट, लॉ तो पक्का है। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक रेणुका। दिस इज लॉ फॉर श्योर, है ना, बट इट इज वीक, ये वीक लॉ है। अभी हम पढ़ेंगे बट इसलिए बता दिया क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है स्टार का, तो यहीं पे आपको बता दिया। इट इज द बॉडी ऑफ लॉ comprised of greater part of its principle and rules of conduct which state feel themselves bound to observe and therefore do commonly observe, है ना, when state feel कि दे आर बाउंड टू ऑब्जर्व समथिंग एंड देयरफॉर दे आर कॉमनली ऑब्जर्विंग। सिंपल सी बात है, मंदिर के बाहर चप्पल खोलनी है, मुझे फील हो रहा है खोलनी है, तभी मैं खोल रही हूँ। स्टार की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, which the state feel themselves bound to observe and therefore they do commonly observe। स्टार की डेफिनेशन में bound to observe and commonly observe कीवर्ड्स हैं। उसके बाद एक और PYQ आया था जहां पे ये बोला गया था कि क्विन वर्सेस किन के केस में भी 1876 द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाज गिवन बाय द जस्टिस लॉर्ड कार्टरिज। अब द थिंग हियर इज कि आपको यहाँ से क्या करना है, LOC लिस्ट ऑफ केसेस 2 में जाना है और इस केस को ऐड करना है। क्यों? ये आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1876 का केस है। और यहाँ पे कीवर्ड क्या लिखना है, इंटरनेशनल लॉ एज यूसेज, है ना। यहाँ पे लॉर्ड कार्टरिज ने क्या डिफाइन किया इंटरनेशनल लॉ, कि लॉ ऑफ नेशन क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ यूसेज विच सिविलाइज स्टेट एग्रीड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद वन अनदर, है ना। सिंपली यूसेज क्या होती है, यूसेज क्या है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ कस्टम है। जब कस्टम को, है ना, यूसेज को फोर्स ऑफ लॉ मिल गया तो कस्टम बन गया, है ना, सिमिलर सी बात है। तो यूसेज जो है, क्विन वर्सेस किन में क्या बोला कि इट इज यूसेज, है ना, कलेक्शन ऑफ यूसेज। तो आपको बस ये वर्ड पे फोकस करना है, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द जस्टिस एंड द केस नेम। 3 चीजें अपनी शॉर्ट नोट्स बना के ऐड कर लेना अपनी लिस्ट ऑफ केसेस वाले में। और डेफिनेशन में तो यू आर डूइंग दैट, है ना, वो तो हो ही रहा है, पर केसेस की क्रोनोलॉजी बेस्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिलिप सी जेसप ने क्या बोला, इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन मस्ट बी डिफाइंड एज लॉ एप्लीकेबल टू स्टेट्स इन देयर म्यूचुअल रिलेशन। अगेन द सेम, वही कहानी बोल रहे हैं। ही ऑल्सो एडेड फर्दर, पर उन्होंने और कुछ भी बोला था कि इंटरनेशनल लॉ में ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू सर्टेन इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल देमसेल्व्स वेयर सच इंटर रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। बेसिकली ही इज सेइंग कि चलो स्टेट्स पे तो एप्लीकेबल है, मान लिया कि इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, बट उसके साथ के साथ और क्या बोल रहे हैं कि ये इंडिविजुअल, है ना, इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स पे भी एप्लीकेबल है। कब कब एप्लीकेबल है, व्हेन सच इंटर रिलेशनशिप, है ना, ये जब इंटर रिलेशनशिप है, ये जो है कंसर्न है इंटरनेशनल लॉ कंसर्न, है ना, इंटरनेशनल लॉ का कंसर्न है, तब इंडिविजुअल्स के इंटर रिलेशनशिप पे भी क्या है, ये जो है एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हमारे हॉल आते हैं। हॉल सेज दैट इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट विच मॉडर्न सिविलाइज्ड स्टेट regard as binding on them in their relations with one another। वही सेम घिसी-पिटी कहानी, है ना, पर इन्होंने एक और बात बोली थी कि the way people follow the municipal law, है ना, comparable word यूज किया था इन्होंने, उसी से उन्होंने कंपेयर किया है इन द नेचर एंड डिग्री
कि पीपल फॉलो द इंटरनेशनल लॉ, है ना, स्टेट्स फॉलो द इंटरनेशनल लॉ इन द सेम वे, जैसे एक कॉन्शियस पर्सन ओबे करता है लॉज ऑफ हिज कंट्री, इन द सेम वे कोई भी स्टेट जो है फॉलो करती है इंटरनेशनल लॉ को। रीड कर लेना 2 से 3 बार, यहां से ट्राई टू रिमेम्बर कि हॉल ने बेसिकली क्या बोला था। नाउ मैंने क्या बोला था कि जो स्टार्टिंग के जूरिस्ट हैं दे आर सेइंग कि इंटरनेशनल लॉ बस स्टेट पे एप्लीकेबल है, स्टेट आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट हमें पता है कि इंटरनेशनल लॉ इज डेवलप्ड नाउ। Now there are some other authors who are saying that subject of international law is not limited to state only, it is applying to state, international organizations and individuals, है ना, इन पे भी अप्लाई हो रहा है। और ये कौन है हमारे ऑथर? सर रॉबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वॉट, है ना, इन्होंने बोला कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ स्टेट भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है और इंडिविजुअल्स भी है। उसके बाद शॉर्जन बर्गर आए, इनका जो था ना बहुत बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, डायरेक्टली सीधा टू द पॉइंट बताती हूँ, इंटरनेशनल पर्सनालिटी याद कर लो, शॉर्जन बर्गर के साथ इंटरनेशनल पर्सनालिटी याद कर लो। कैसे? इन्होंने कहा कि द लॉ दैट इज अप्लाइंग टू द इंटरनेशनल पर्सनालिटी दैट इज इंटरनेशनल लॉ। व्हाट इज इंटरनेशनल पर्सनालिटी? एक अम्ब्रेला टर्म यूज कर दिया कि जिनके भी राइट्स एंड ड्यूटीज को इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट कर रहा है दैट आर इंटरनेशनल पर्सनालिटी। सिंपल सी बात, एक अम्ब्रेला टर्म। अगर स्टेट की राइट्स एंड ड्यूटीज आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल लॉ देन इट इज अ इंटरनेशनल पर्सनालिटी। अगर इंडिविजुअल की राइट्स एंड ड्यूटीज आर गेटिंग रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल लॉ देन इट इज अ इंटरनेशनल पर्सनालिटी। सो किसी की भी इंटरनेशनल पर्सनालिटी को बेसिकली जो लॉ रेगुलेट कर रहा है ना, लीगल रूल्स दैट अप्लाई बिटवीन द इंटरनेशनल पर्सनालिटी, है ना, जो उन पे अप्लाई हो रहा है दैट आर योर इंटरनेशनल लॉ, दैट इज इंटरनेशनल लॉ। तो इनके साथ बस क्या याद रखना नोट्स में? इंटरनेशनल, आईपी लिख लेना, इंटरनेशनल पर्सनालिटी। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव से वेरी इजी, इनको क्या ही समझाने की जरूरत है, पीस एंड सिक्योरिटी नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में, इंटरनेशनल लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नाउ अगेन अब देखो नेचुरल लॉ स्कूल तक तो सही चल रहा था, है ना, कहानी कहाँ पे बिगड़ती है? जब पॉजिटिव लॉ स्कूल आता है। पॉजिटिव लॉ स्कूल वाले सबने पढ़ा है एनालिटिकल स्कूल, है ना, एवरीवन नोज एनालिटिकल स्कूल का व्यू क्या था कि देयर इज अ सॉवरेन हु इनैक्ट्स लॉ फॉर इट्स सब्जेक्ट, है ना, सैंक्शंस होते हैं तभी एक लॉ बनता है, पनिशमेंट होती है तभी लोग फॉलो करते हैं ना। एनालिटिकल स्कूल का व्यू क्या था? लॉ इज अ कमांड इनैक्टेड बाय सॉवरेन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ओके, एंड इट मस्ट बी एनफोर्स्ड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी, है ना, कोई चीज जिसको सॉवरेन इनैक्ट कर रहा है और सॉवरेन ही इन्फोर्स करा रहा है बाय द सैंक्शंस, दैट इज इंटरनेशनल, ठीक है। अब उन्होंने दे ट्राई टू फिट द इंटरनेशनल लॉ इन द लाइक इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ कि क्या ये फिट हो रहा है इंटरनेशनल लॉ। तो उन्होंने देखा कि ऑल द क्राइटेरियाज जो उन्होंने डिफाइन किया था, है ना, कि लॉ जो होता है ये होता है, अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। उन्होंने ये क्या बोला? इंटरनेशनल लॉ तो है ही नहीं, ये तो एक पॉजिटिव मोरालिटी है, मंदिर के बाहर चप्पल खोलने जैसी बात है, मोरालिटी है इसलिए खोल रही हूँ, कोई लॉ नहीं है, सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल लॉ एक पॉजिटिव मोरालिटी है। कहाँ से स्टार्ट हुई कहानी? ऑस्टिन से। ऑस्टिन ने स्पेसिफिकली ये बोला, पीवाईक्यू पूछा गया है हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ पॉजिटिव मोरालिटी, जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑस्टिन को हमें याद रखना है कि ऑस्टिन ने स्टेटमेंट दी थी। अब मैंने आपको रीजनिंग भी बता दी कि ऑस्टिन ने स्टेटमेंट क्यों दी थी। एज पर ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल से था, उसने क्या बोला कि यहाँ पे ना कमांड है ना कोई सॉवरेन अथॉरिटी है ना, कौन इनैक्ट कर रहा है इंटरनेशनल, ना कोई सॉवरेन अथॉरिटी है ना कोई पनिशमेंट है, तो ये इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं, इट इज जस्ट अ पॉजिटिव मोरालिटी। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ और नॉट क्वेश्चन आता है। अब देखो एक बात हो गई लॉ है ना, एक व्यू हो गया लॉ है, एक व्यू हो गया इट इज नॉट अ लॉ, है ना, अंडरस्टैंड। किसने बोला इट इज नॉट अ लॉ? एनालिटिकल स्कूल, ओके, इन्होंने बोल दिया इट इज नॉट अ लॉ। लॉ वाले हैं उनमें से भी डिवाइड हो गए व्यूज, है ना, एक ने बोला कि लॉ तो है बट इट इज अ वीक लॉ, कोई चीज लॉ तो है बट वीक है। एक ने बोला लॉ तो है ही है और स्ट्रॉन्ग लॉ भी है ना। तो अब हमें एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? किसने वीक बोला, किसने स्ट्रॉन्ग बोला, किसने बोला नॉट अ लॉ, है ना, आपको ये चीजें याद रखनी है।
अब देखो स्टार्क से मैंने बता दिया कि इसने बोला था कि इट इज अ वीक लॉ, रियली अ लॉ, इट इज अ लॉ बट इट इज अ लॉ बट अ वीक लॉ, है ना, स्टार्क की डेफिनेशन है। उसके बाद देखो क्या है कि कुछ ना आर्ग्यूमेंट्स थे, अगर तुम एनालिटिकल स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अकॉर्डिंग टू यू इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, है ना, मैं भी अगर देखूं तो नहीं है लॉ। लेकिन अगर हम अदर पर्सपेक्टिव देखें तो क्या बोला गया कि प्रिमिटिव सोसाइटी में भी लॉ होता था, कम्युनिटीज में लॉ एग्जिस्ट करता था विदाउट देयर बीइंग अ फॉर्मल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, है ना, वहां पे भी कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं थी पर लॉ था। इंटरनेशनल और जो लेजिस्लेशन है अब के टाइम में, जब इंटरनेशनल डेवलप हो गया, अब लॉ कैसे बन रहा है, ट्रीटीज और कन्वेंशन के थ्रू, है ना, ट्रीटीज और कन्वेंशन वी विल सी इट इज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 38, हम पढ़ेंगे किसका, आईसीजे का, है ना, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रीटीज एंड कन्वेंशन जो है यहाँ से लॉ आ रहा है ना। तो ये सब कुछ जो थे आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय दोज पीपल हु सेड कि इंटरनेशनल लॉ इज रियली अ लॉ, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। उसके बाद देखो वीक लॉ किस किसने बोला, अगर ऑप्शन में तुम्हें स्टार्क नहीं दिखता है, अगर नहीं दिखता है तो गो विद द हॉब्स ऑस्टिन हॉलैंड, है ना, बेसिकली दे वर फ्रॉम द इंटरनेशनल एनालिटिकल स्कूल, और इन सब का व्यू था कि इट इज नॉट अ लॉ। इन केस अगर स्टार्क नहीं दिखता है तो आंसर इनमें से होगा, है ना, स्टार्क है तो फॉर श्योर द आंसर इज स्टार्क, है ना। समटाइम्स दे डू कि वो वीक नॉट अ लॉ वाले में ना ये वाले वीक लॉ का पूछ के और नॉट अ लॉ वाले ऑप्शंस में डाल देते हैं, तो वहां के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लॉ किसने बोला, हमारे, आपको ये भी याद रखना, हॉल, लॉरेंस एंड पॉलिक ने बोला कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग लॉ। वीक के लिए अभी के लिए किसका नाम याद रखना है, स्टार्क का। नाउ नवनीत, तुम्हारा जो था डाउट कि मैम ये क्या एग्जॉस्टिव है नोट्स, नाउ देखो अब वीक लॉ पे ना तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस व्हेन यू विल सॉल्व द पीवाईक्यूज, है ना, तो कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे स्टार्क ऑप्शन में नहीं रहेगा, आई विल सेंड यू दोस क्वेश्चन बट यू विल सी अदर नेम्स, तो आपको ऐड ऑन यही करना है, आपके पास नोट्स हैं पर आपको अपने प्रैक्टिस से क्या ऐड करना है कि अगर वीक लॉ के साथ आपको कहीं कुछ और दिख गया, है ना, अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू आर एक्सपेंडिंग योर नॉलेज, कि एग्जाम में आप प्रिपेयर कर रहे हो कि ये क्वेश्चन तो नहीं रहना चाहिए, दिस इज द इजी वन, अगर ये गलत होगा तो मुझे रिग्रेट होगा, है ना, तो आप प्रैक्टिस से यू आर गोइंग टू ऐड दोज थिंग्स दैट आर नॉट इन नोट्स, बाकी सब चीजें हैं लेकिन विद प्रैक्टिस कुछ चीजें आपको मिलेंगी जो नहीं है, आपको नोट्स में ऐड करना है। उसके बाद अनदर क्वेश्चन, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछते हैं कि हु सेड इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, किसने बोला था, तो बेसिकली देखो हॉलैंड था, हॉलैंड थे मतलब एनालिटिकल स्कूल से, उन्होंने क्या बोला कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ लॉ, है ना, और इंटरनेशनल लॉ ये पैरेलल लाइन है, क्यों, क्योंकि लॉ की बात हो रही है, इंटरनेशनल लॉ तो लॉ ही नहीं है, तो इफ यू, है ना, जूरिस्प्रूडेंस में तुम आईएल को पढ़ोगे तो इट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, दैट मींस कि कहीं ना कहीं ये दोनों लाइंस मीट कर रही है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस एंडिंग है ना, तो उनका ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि इंटरनेशनल लॉ एज द वेनिशिंग पॉइंट, हर बार 50 बार ना मैं लिख के दे सकती हूँ, 50 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 50 बार, मतलब हर एग्जाम में तुम्हें ये स्टेटमेंट दिख जाएगी, तो याद करना है, इजी है, हो जाएगा, है ना, बस इतना लिखना, इंटरनेशनल लॉ इज वेनिशिंग पॉइंट, हमारा हॉलैंड का नाम याद रखना है। नाउ वी आर डन विद, ओके, देयर आर सम थ्योरीज आल्सो, लेट्स डू दिस नाउ, कि अब हम फॉलो क्यों कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को, गाइस हम फॉलो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो देयर आर सम टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमारी, एक कंसेंट थ्योरी है और एक हमारी ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, है ना, लोगों के व्यूज डिवाइड हो गए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसा तो नहीं था कि कौन सही है कौन गलत है, एक डिबेट तो चली रही थी, अब इसी पे व्यूज भी डिवाइड हो गए कि फॉलो क्यों कर रहे हैं इंटरनेशनल को, बेसिस क्या है, तो फर्स्ट वालों ने क्या कहा, कंसेंट, कि states have given their consent, that's why they are following the international law, क्योंकि सारी नेशन सॉवरेन है ना, सॉवरेन स्टेट्स ने अपनी कंसेंट दी कि हम मानेंगे इस लॉ को, इसलिए दे आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल लॉ, तो ये हमारी कंसेंट थ्योरी है, और इसको याद कैसे रखना है, कैटो,
आपके पास एक कैट है जिसका आपने नाम रखा है कैटो। अब कैटो से क्या याद रखना है, सी से कंसेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु सपोर्टेड द कंसेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो कंसेंट के साथ एनजीलोटी, एनजीलोटी है ना, ट्राइपल एंड हमारा ओपेनहाइम। कैटो, आपकी कैट का नाम है कैटो और आपको याद हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू पूछा जाता है, पूछा जाएगा। कंसेंट थ्योरी को किसने सपोर्ट किया। दूसरी है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। एज वी नो है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स नहीं है, आपके लिमिटेशन है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे दूं। इन अ सिमिलर वे, जो कोई लॉ होता है वो हमें राइट्स भी बताता है, लिमिटेशन भी बताता है। इन अ सिमिलर वे कंट्रीज ने अपनी पावर्स को लिमिट कर लिया है थ्रू द ऑटो लिमिटेशन, है ना। अपनी पावर को क्या लिमिट कर लिया कि देयर लॉज विल बी वैलिड ओनली इन द टेरिटरी, है ना। अपनी पावर्स को लिमिट कर लिया है एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल लॉ। दिस इज द ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। ठीक है, क्या है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, टू फॉलो द इंटरनेशनल लॉ। ये रहा, international law is binding on state because states have restricted their powers through the process of auto limitation, है ना। और इसके साथ जेलनिक का नाम याद रखना है। who gave this theory, who was the main propounder, जेलनिक। आपको मैंने बता दिया, कैटो बता दिया कि who supported, ये तो पूछा ही जाता है। now remember who criticized the consent theory, पहली थ्योरी कंसेंट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी होती क्या है, पता चल गया थ्रू द कंसेंट वर्ड ओनली, कि जहां पे कंसेंट ऑफ द स्टेट को एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है, याद क्या रखना है, ये कहानी नहीं लिखनी है अपने नोट्स में, सीधा लिखना है कैटो यानी कि सपोर्टेड बाय एनजीलोटी, ट्राइपल, ओपेनहाइम एंड क्रिटिसाइज्ड बाय स्टार्क, ब्रायरली, केल्सन एंड फेनविक। ये सब मैंने पीवाईक्यू से ही ऐड किया है अपने नोट्स में। तो इनको किसने क्रिटिसाइज किया है, स्टार्क, ब्रायरली, केल्सन और फेनविक। इसके अलावा दे आस्क नथिंग फ्रॉम दीज थ्योरीज। उसके बाद ऑटो लिमिटेशन हो गया। इन अ सिमिलर वे देयर इज अ थर्ड थ्योरी, दैट इज द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। क्या कहते हैं कि जैसे सिंपली एक इंडिविजुअल की कुछ राइट्स है ना, यू हैव योर फंडामेंटल राइट्स। सिमिलर वे में स्टेट्स के भी, कंट्रीज के भी अपने फंडामेंटल राइट्स, लाइक सोवरेनिटी, है ना। सोवरेनिटी का एक राइट है कि भाई अपनी कौन सुप्रीम है, इंडिया सुप्रीम है। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, इंडिया इज सुप्रीम, है ना। तो अब क्या कह, इंडिया टू प्रोटेक्ट इट्स फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैं तो इंटरनेशनल लॉ को मानूंगा। क्यों मैं मानूंगा, तभी बाकी नेशंस भी मांगेंगे और तभी मेरी सॉवरेनिटी बची रहेगी। अगर कोई इंटरनेशनल लॉ को जस्ट थिंक नहीं मानेगा तो क्या होगा, ये पूछी नहीं जाती, बट एक थ्योरी है जो रिसेंट में एक दो बार देखी गई है क्वेश्चंस में। बेसिक थ्योरी तुम्हारी ऑटो लिमिटेशन एंड कंसेंट ही है, बट ये रिसेंटली देखी गई है, एक इक्का दुक्का क्वेश्चन दिख गया इसलिए आई है एडेड। तो थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, an individual has fundamental rights, similarly state also possess certain fundamental rights. Okay, fundamental rights of states include sovereignty, equality, self determination, independence, etc. तो ड्यू टू इनहेरेंट है ना, बेसिकली वही कहानी है कि भाई सब अपनी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉलो कर रही है। उसके बाद एक आता है पैक्टा sunt servanda। कहाँ देखा था पैक्टा sunt servanda, कहाँ देखा, अभी जून में ही देखा था। ये रहा, पूछा गया क्वेश्चन जून में ही, वी हैव सीन पैक्टा sunt servanda। तो क्या है पैक्टा sunt servanda, कि मान लो कि दो नेशंस आर लाइक साइनिंग एनी ट्रीटी, है ना। दो स्टेट्स है, स्टेट 1 और स्टेट 2 है। अब इन्होंने कोई ट्रीटी साइन की, ट्रीटी साइन करने के बाद कोई भी स्टेट ना ये नहीं बोल सकता भाई मेरी मर्जी, मैं तो नहीं फॉलो करूंगा, दिस ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन मी। नहीं, क्यों, क्योंकि देयर इज अ प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल, दैट इफ स्टेट्स एंटर इनटू एग्रीमेंट देन इट शुड फॉलो एंड रेस्पेक्ट इट इन गुड फेथ, है ना। गुड फेथ प्रिंसिपल है ये। किसने दिया ये गुड फेथ प्रिंसिपल, किसने दिया, एनजी लोटी ने दिया, है ना। एनजी लॉटी ने दिया ये, और ही वाज द इटालियन जूरिस्ट। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू इटालियन, क्योंकि क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ रहे हैं, एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन कहाँ से रिलेटेड थी, तो हमने पढ़ा था कि एस्ट्राडा इज गिवन बाय द जनरल एस्ट्राडा ऑफ मेक्सिको, जो फॉरेन मिनिस्टर था। तो हमें मेक्सिको पता है आंसर, है ना। इन अ सिमिलर वे वी आर ट्राइंग टू रिमेम्बर पैक्टा sunt servanda
एंजिलोटी ने दिया एंड ही वाज अ इटालियन जूरिस्ट. नाउ द क्वेश्चन में कम कि पैक्टस एंड सर्वेंटा इज रिलेटेड टू विच कंट्री. यू कैन आंसर इटली, है ना, आंसर कर सकते हो इटली. अब देखो एंजिलोटी आज क्या, मैं क्या करती थी लर्न करने का तरीका, मैंने कहीं पे भी एंजिलोटी का नाम देखा, कहीं पे भी, मैं रिवाइज कर रही हूँ, पीवाईक्यू कर रही हूँ, एनीथिंग, है ना, मैं कर रही हूँ, तो मैं आई यूज टू रिमेम्बर कि मैंने क्या क्या पढ़ा है एंजिलोटी से रिलेटेड, है ना. मैंने आज क्या पढ़ा, ही सपोर्टेड द कंसेंट थ्योरी. ओके, फर्स्ट थिंग, ही वॉज फ्रॉम इटली. ओके, थर्ड थिंग, इन्होंने एक और चीज दी, क्या दिया, पैक्टा सन सर्वांडा. मैं कभी भी कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैंने ये लेक्चर पढ़ा उसके बाद ये चीज कर ली, नहीं. आगे के लेक्चर्स में व्हेनेवर आई विल सी एंजिलोटी आई विल ट्राई टू रिमेम्बर. और मैं पढ़ाते हुए भी प्लीज गाइस रिवाइज करके आना इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अगर इसका नाम आता है आई विल आस्क यू फॉर श्योर. क्यों, क्योंकि एग्जाम में मैं चाहती हूँ कि आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे हों कि वो एग्जाम से पहले थ्रू द क्लासेस, थ्रू द रिवीजन ओनली, कि आपके ना 100 में से 50-60 क्वेश्चन तो क्लास में ही ऐसे रिवाइज हो जाए. एनजीलोटी 50 बार पूछ लूंगी ना, पैक्टस एंड सर्वेंडा दिया, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस, कभी भी नहीं भूलोगे अगर 50 बार रिवाइज कर लिया. So this is how we are going to like complete